स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में वापसी आता है। तो जो एनर्जी उसने गेन की थी वो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो एमिट की गई एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है, और वो होती है एच न्यू बराबर में एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को E2 लिखते हैं और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, E1। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव करा रखा है, ये वाला है ना, याद होगा आपको, पीछे कराया था मैंने। ठीक है, तो याद है ना सबको, टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी की काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर आई थी। फिर इसमें रेडियस की वैल्यू रखी थी, उसके बाद ये फिर सिंप्लीफाई करके आएगा। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वापसी जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इस तरीके से आया, तो उसने जो एनर्जी रिलीज की है एच न्यू, वो होगी यहाँ की एनर्जी माइनस यहाँ की एनर्जी, यानी E2 माइनस E1, है ना। वो मैंने ये लिख रखा ऑलरेडी। E2 अगर मैं देखूं तो E2 की वैल्यू क्या होगी, तो E2 की वैल्यू निकलेगी भैया, सीधा क्या लिख लो यहाँ पे N2 लिख दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और E1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिख दो, 1। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज को हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, हाँ नेगेटिव साइन लगा रखा है इसका, और नेगेटिव साइन का मतलब है कि इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एटम के साथ या न्यूक्लियस के साथ क्या वो जुड़ा हुआ है। इतनी एनर्जी और दे दूंगा तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है। दूंगा तो वो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो। और इलेक्ट्रॉन की जीरो एनर्जी का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर निकल चुका है, समझ गए। तो इतनी एनर्जी और देने पर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, यानी वो कहा जा चुका है इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो E2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर N2 डाल करके ये रखी है। ठीक है, और E1 की वैल्यू जो है वहां पर N1 डाल करके ये रखी है। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्लस को हमने क्या करना है, इस प्लस को हमने आगे लिख देना और इस माइनस वाले टर्म को पीछे लिख देना। उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, कॉमन कॉमन लेना है ना। ये कॉमन आ गया, जिसमें ये सारी टर्म्स कॉमन आई, केवल ये और ये टर्म क्या होगी अंदर बचेगी, बाकी सब टर्म्स को कॉमन ले लिया अपने यहाँ पर। अच्छा, ये H कांस्टेंट था तो इस कांस्टेंट को इधर ले आऊंगा, तो ये स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो C अपॉन में लैम्डा होता है, याद है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, C अपॉन में लैम्डा, बाकी वही उतार दिया जो ये पीछे था ऊपर वाला। उसके बाद आपको पता C भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो C को भी इधर ले आए तो हमारा कुछ मामला ये आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये आ गया आपका, है ना। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो Z के अलावा सारी टर्म्स कांस्टेंट है। इस पूरे कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, हाँ ये N1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, और ये क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट, है ना, याद है। अच्छा हाँ, इसको हम 1 बाय में लैम्डा को वेव नंबर लिखते हैं, मतलब 1 मीटर में कितनी वेव बनी है। ये एक वेव होती है, ये 2 वेव होती है, ये 3 वेव होती है। लैम्डा मीटर में कितनी वेव बनती है, अगर लैम्डा मीटर हो तो कितनी वेव बनेगी, एक। तो 1 मीटर में कितनी वेव बनेगी, 1 बाय में लैम्डा। इसी को हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। 1 मीटर में जो कुल नंबर ऑफ वेव बनती है, मान लीजिए 1 मीटर का डिस्टेंस है, उसमें ये जितनी वेव बन गई जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, तो वेव नंबर कितना है, 4 है। ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, उसमें 4 वेव बनी है, तो वेव नंबर क्या होगा, 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पर Z की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो Z जो होता है हाइड्रोजन के लिए, Z प्रोटॉन की संख्या है, और हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन की संख्या की बात करूंगा तो 1 होता है, और किसी एटम की दूसरे न्यूक्लियस की बात करूंगा तो उसमें Z वेरी करेगा। अच्छा, इसका हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है R की, तो 1.096 गुणे में 10 की पावर आपका 7 पर मीटर होता है। पर मीटर कैसे लगा, तो आपको पता भी है, ये 1 बाय में लैम्डा है, ये लैम्डा लेंथ है, यानी मीटर है, ये क्या है, तो ये क्या होगा, उसका उल्टा ही होगा। तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा उसका पर मीटर आएगी यूनिट, याद कर लेना क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आता है ओरिजिन ऑफ वेरियस सीरीज ऑफ। देखिए स्पेक्ट्रल लाइन आपने सुना होगा, लाइमन बाल्मर पास्चल, 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में जब हाँ, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस दौरान कुछ रेडिएशन को एमिट करता है। ठीक है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। और उसमें कुछ सीरीज बनती है जिसमें लाइमन बाल्मर पास्चल ब्रैकेट क्लिफर्ड, ठीक है, और एक और है हमडन। ठीक है, हमडन का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है। ठीक है, तो अब देखो लाइमन जो कब बनता है, तो लाइमन जब बनता है जब हाइड्रोजन एटम के, जब एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है।
अब वो कहीं से भी आए, पहले ऑर्बिट में आने का मतलब है दूसरी से आए, तीसरी से आए, चौथी से आए, लेकिन आना कहां पर है, पहली में आना है। अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में आ रहा है बाकी किसी भी ऑर्बिट से, तो वहां पर क्या बनने वाली है, लाइमन सीरीज। क्या बनने वाली है, लाइमन सीरीज। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे निकल रही है आपको पता हो, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी या इस वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी? ये फर्स्ट, इस वाले में, फर्स्ट वाले में निकलेगी या सेकंड वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी? सेकंड वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी। सेकंड वाला कब बना है? देखिए लाइमन बनने के बहुत सारे वो है, मतलब वो हो सकते हैं, वे हो सकती हैं। आना पहले ऑर्बिट में, लाइमन जब ही बनेगा जब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा। एक्साइटेड स्टेट अगर दूसरी हो और ग्राउंड स्टेट अगर आपकी पहली हो तो भी लाइमन बनेगा। एक्साइटेड स्टेट तीसरी हो, ग्राउंड स्टेट पहली हो, तो भी क्या बनेगा, लाइमन बनेगा। एक्साइटेड स्टेट तीसरी तीसरी मतलब समझ गए ना, एक्साइटेड स्टेट आपकी एक के अलावा कोई सी भी हो और इलेक्ट्रॉन आ रहा है पहले ऑर्बिट में, तो क्या बनने वाला है, लाइमन। और लाइमन में यूवी रेडिएशन निकलती है। क्या निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है। ठीक है, दिखाई देती है लेकिन काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है, आपकी आंखों के लिए हार्मफुल होती है। वेल्डिंग करते वक्त जो ब्लू कलर की लाइट निकलती है ना, वही होती है आपकी यूवी रेडिएशन। समझ गया? फिर अगर ग्राउंड स्टेट आपकी दूसरी हो, सेकंड ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट हो, तो सेकंड ऑर्बिट में आए, चाहे वो तीसरी से आए, चाहे वो और एक बात ध्यान में, ग्राउंड स्टेट से नीचे से नहीं आ सकता, ग्राउंड स्टेट के ऊपर से आ सकता। तो अगर बाल्मर बनना है तो ग्राउंड स्टेट क्या होनी चाहिए, सेकंड ऑर्बिट होनी चाहिए। ठीक है, और आए कहां से, तीसरी से आए, चौथी से आए, पांचवी से आए, छठी से आए, कहीं से भी आए, लेकिन आए अगर आपका दूसरी में, तो क्या बनता है वहां पर, बाल्मर। और बाल्मर में बनता है आपकी विजिबल रेडिएशन, जिस कलर को आप देख पाते हो, जिन कलर को देख पाते हो, वो वाली रेडिएशन बनती है। अब इसमें भी कई सारी चीजें हैं। इसे गेट भेज दे भाई, इसे गेट भेज दे यार। ठीक है, तो दूसरे में आया तो क्या होगा भैया, बाल्मर मतलब विजिबल रेडिएशन बनेगी। अगर ग्राउंड स्टेट आपकी थर्ड ऑर्बिट हो, चौथी से आए, पांचवी से आए, छठी से आए इलेक्ट्रॉन और आए तीसरी में, तो आपका बनता है इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या बनती है, इंफ्रारेड का मतलब होता है कि भैया, इंफ्रा मतलब हीट भी निकलेगी, इंफ्रा मतलब होता है हीट। ठीक है, और रेड मतलब थोड़ा सा लाल कलर। आपने रिमोट कंट्रोल वगैरह देखा होगा ना, तो रिमोट कंट्रोल में देखोगे वो छुपा के देखोगे ना, तो बड़ा हल्का सा रेड कलर जलता है जब, है ना, तो एक्चुअल में इंफ्रा रेड लाइट होती है, उसमें हीट निकलती है, साथ साथ में रेड कलर की लाइट भी निकलती है। ठीक है, अगर तीसरे ऑर्बिट में आए। ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट चौथी ऑर्बिट हो, ग्राउंड स्टेट अगर आपकी चौथी ऑर्बिट हो, तो इसमें भी क्या निकलेगी भी आपकी, इंफ्रा रेड ही, सॉरी इंफ्रा निकलेगी केवल, इसमें क्या निकलेगी, इंफ्रा निकलेगी। और अगर ग्राउंड स्टेट आपकी पांचवी ऑर्बिट हो, तो इसमें केवल इंफ्रा निकलेगी। अब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या होगी उनकी, कम होती जाएगी। देखो इसमें एक्चुअल में बनता कैसे है, देखिए यहां पर मैंने डिटेल में लिखवा रखा है कि लाइमन कब बनेगा। N1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, N2 का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। अगर आपकी ग्राउंड स्टेट क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, और एक्साइटेड स्टेट इसमें से कोई सी भी हो, तो क्या बनने वाला है, लाइमन में क्या निकलेगी, यूवी रेडिएशन। लेकिन इस यूवी रेडिएशन में भी एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बीम होगी और एक बहुत कम एनर्जेटिक बीम होगी। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कब होगी, मैक्सिमम एनर्जी जब निकलती है जब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट क्या थी उसकी, इनफाइनाइट पे थी, और आ कहां पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जब वो इंफिनिटी से पहली ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो वहां से निकलने वाली एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है ना, रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। तो एनर्जी ज्यादा है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये ज्यादा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होती है तो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। अब वेवलेंथ कम होती है तो वेव का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वेव नंबर क्या है, 1/में लैम्डा। देखिए अगर पहली ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट पहली ऑर्बिट है और एक्साइटेड स्टेट क्या है भैया, ग्राउंड स्टेट पहली ऑर्बिट है, एक्साइटेड स्टेट इंफिनिटी है, और इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से पहले ऑर्बिट में आ रहा, तो इस केस में मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वेवलेंथ, और जहां पर वेवलेंथ मिनिमम होती है तो वेव का नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 1 मीटर में अब ज्यादा वेव बनेंगी। ठीक है, अच्छा मिनिमम एनर्जी लाइमन में कब निकलती है, तो लाइमन में मिनिमम एनर्जी जब निकलती है जब भैया एक्साइटेड स्टेट क्या हो, खुद दूसरी ऑर्बिट हो, और ग्राउंड स्टेट क्या हो भैया, क्योंकि लाइमन तभी बनेगा जब पहली ऑर्बिट में आएगा। तो यहां पर कह रहा है कि भैया मिनिमम एनर्जी निकलनी चाहिए लाइमन में, तो लाइमन में मिनिमम एनर्जी कब निकलती है, जब एक्साइटेड स्टेट क्या हो भैया आपकी दूसरी ऑर्बिट,
और ग्राउंड स्टेट क्या हो, इस बार एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम एनर्जी निकलेगी, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी, वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, वेव का नंबर क्या होगा, कम होगा, मतलब 1 मीटर में कम वेव बनेगी। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है बाल्मर कब बन रहा है, तो ये बाल्मर में क्या आता है, विजिबल रेडिएशन क्या आती है, और बाल्मर में ग्राउंड स्टेट क्या होती है, सेकेंड ऑर्बिट, और एक्साइटेड स्टेट इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी, तो मैक्सिमम एनर्जी जब निकलेगी जब ग्राउंड स्टेट क्या हो भैया, दूसरी ऑर्बिट हो, बाल्मर बनाना है मेरे को दूसरी ऑर्बिट, और एक्साइटेड स्टेट क्या हो भैया, इनफाइनाइट पे, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, इस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकलेगी, वेवलेंथ कम होगी, वेव का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। मिनिमम एनर्जी बाल्मर में कब निकलती है, जब आपकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो, तीसरी ऑर्बिट हो, और कहां पे है, दूसरी में, तो इस केस में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, काफी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेव का नंबर क्या होगा, ज्यादा कम होगा। ठीक है, फिर बनाना आपको पास्चन, पास्चन में क्या निकलता है, रेड प्लस इंफ्रा, बोले तो हीट। ठीक है, तो इंफ्रा, ये पास्चन कब बनता है, जब ग्राउंड स्टेट क्या हो, तीसरी ऑर्बिट हो, तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी, जब भैया एक्साइटेड स्टेट क्या हो, इनफाइनाइट पे हो, और ग्राउंड स्टेट क्या हो, तीसरी में आपको पास्चन बनाना ना। ठीक है, और मिनिमम एनर्जी कब निकलेगी, 4 से कहां पे आए, 3, समझ गया। फिर आता है आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट में केवल इंफ्रा निकलती है, क्या निकलती है, इंफ्रा, बोले तो हीट निकलती है। इसमें आपकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, मतलब आना कहां पे इलेक्ट्रॉन को, चौथे ऑर्बिट में। ठीक है, आए कहां से, इन ऑर्बिट से, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कहां पे आए, चौथे ऑर्बिट में, तो इसके इसमें मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम, ठीक है, वेव नंबर। मिनिमम एनर्जी कब निकलेगी भैया, तो आपको पता है, पांचवी से कहां पे आ जाए, चौथी पे आ जाए। पी फंड कब बनता है, पी फंड में भी क्या निकलती है, इंफ्रा ही निकलती है। ठीक है, पी फंड कब बनता है, जब आपकी ग्राउंड स्टेट क्या हो, पांचवी ऑर्बिट हो और एक्साइटेड इनमें से कोई सी भी है ना। ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी कब निकलती है, इन्फिनिटी से कहां पे आता है, पांचवी में, और मिनिमम कब निकलती है, छठी से कहां पे आता है, पांचवी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आसान है, कोई उसमें गणित लगाने वाली बात नहीं है। देखिए मैंने एक एनर्जी का फॉर्मूला निकलवाया था, ये जो टॉपिक है इसका नाम है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम, आपको पता है हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है दूसरी से पहली में आता है तो अलग तरीके की एनर्जी रेडिएट करता है, तीसरी से पहली में आता है तो अलग एनर्जी रेडिएट करता है ना। ऐसे ही अलग अलग सीरीज में अलग अलग एनर्जी आती है और अलग कंडीशन आती है। ठीक है, तो उनमें से इसे कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, इसी से न्यूमेरिकल आते हैं, आप देखोगे नीचे काफी सारे न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं, मतलब एक क्लास और चलेगा, चैप्टर खत्म ही होने वाला चैप्टर ये। ठीक है, अब देखिए मुझे कैसे पता कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या ये होगी या दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी ये होगी, तीसरे, और हाँ ये जो एनर्जी है ना, ये गैप जो बना रखा है वो एनर्जी के हिसाब से बना रखा है। जैसे यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस करीबन दोनों के बीच में क्या होगा, 10 है, तो एनर्जी गैप क्या, इन दोनों लाइंस के बीच में गैप क्या है, काफी ज्यादा है। इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस करीबन 1.5 का है, तो इसलिए गैप मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है, देखो और कम हो गया, तो ये गैप और कम हो, ये लगातार क्या होगा, और कम होता जाएगा, समझ गए। तो ये लाइन खींच रखी है, इसे खींचने का ऐसा नहीं खींचनी है आपको, जिस प्रकार से मैंने खींची है उसी प्रकार से आपको भी खींचनी है। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर मैं बात करूं किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है ऑर्बिट के अंदर, ये होती है, याद है नहीं याद है। इसमें बहुत सारी टर्म्स कांस्टेंट है, जैसे मैं देखूं ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है ना। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये इन सारी टर्म्स को सॉल्व किया तो क्या है, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन में n स्क्वायर, ये आ गया। और यही आपको ध्यान रखना है, इतना बड़ा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ये होता है 13.6 eV अपॉन में n स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में। अगर आपको पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है भैया, चलो मानते हैं कि भैया पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू क्या रखोगे, 1। तो जैसे ही आप यहाँ पर 1 रखोगे तो आपका देखोगे इस वाले फॉर्मूले में 1 रखते के साथ ही जो पहले ऑर्बिट की एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, -13.6 eV, है ना। अगर आपको दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करोगे, इनकी यहाँ पे क्या रखोगे, 2, और जैसे आपने 2 रखा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर 2 रखा, तो ये आपका सॉल्व करके इतना आया, और इससे काफी कम है, करीबन 10 का डिफरेंस आ गया, है ना। अच्छा नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये ध्यान रखना कि इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, किससे, न्यूक्लियस से। अगर इतनी एनर्जी दूंगा तो पहली ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा। इतनी एनर्जी दे दूंगा पॉजिटिव में तो दूसरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा। तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, तो एन की वैल्यू क्या रख दो, 3 रख दो, तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी ये होती है। और इतनी एनर्जी अगर मैं सप्लाई दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसी फोर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो फोर्थ में एन की वैल्यू क्या होगी, रखोगे 4, रखोगे सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद एन की वैल्यू 5 रखोगे तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपके 5वें ऑर्बिट की एनर्जी ये आ जाएगी, छठे ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब आप देख रहे हो कि जितना दूर ऑर्बिट है
उसकी एनर्जी उतनी ही क्या है, कम है, यानी उतनी कम आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। आपको पता ना सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है, अंदर वाले या बाहर वाले, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, बहुत कम होती है, थोड़ी सी एनर्जी दो उनकी एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, और इलेक्ट्रॉन न्यू एटम को छोड़ करके क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, याद नहीं आता। चलो तो अब देखिए इन्हीं सारे एनर्जीज को मैंने क्या किया, इन्हीं सारी एनर्जीज को मैंने ये ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट, जो ऑर्बिट इनफाइनाइट होगी, इन्फिनिटी पे होगी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो इलेक्ट्रॉन, वो फ्री ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन। आपको पता ना जो ऑर्बिट सबसे दूर रहती है एटम से, वहां का इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट क्या होता है, फ्री रहता है, वो चल सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। तो यही हाल है उसका, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सारे एनर्जीज को जो वैल्यूज आई है उनको इस डायग्राम में खींचा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी है, ठीक है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होती है, इसकी पहले ऑर्बिट की। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, हमने निकाला था वैल्यू, यहाँ पे निकाला। अच्छा गैप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, लगना चाहिए कि भाई एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में एनर्जी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी तीसरे स्टेट की जो एनर्जी रहेगी, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी रहेगी, वो ये रहेगी, है ना। चौथे स्टेट की एनर्जी और कम होगी, तो आप देखो यहाँ पर थोड़ा पास में बना दिया है ना, डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जो इन्फिनिटी पर ऑर्बिट है, इन्फिनिटी पर जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको पता है पहले, चाहे दूसरी से पहले में आए, तीसरी से पहले में आए, चौथी से या पांचवी से या कहीं से भी पहले में आए, तो क्या बनना है, लाइमन बनना है। सबसे ज्यादा एनर्जी कब निकलेगी, जब वो इन्फिनिटी से आएगा, क्योंकि कितनी एनर्जी निकल रही है, इतनी, ठीक है। और सबसे कम एनर्जी कब निकलेगी, जब दूसरी से पहली में आएगा, बताया था अभी मैंने, ठीक है। इसमें बनेगा लाइमन, लाइमन बोले तो यूवी रेडिएशन, ठीक है। अच्छा बाल्मर कब बनता है, जब ग्राउंड स्टेट क्या होती है, सेकेंड ऑर्बिट होती है। आप सेकेंड ऑर्बिट तीसरी से पहली में आएगा तो कम एनर्जी निकलेगी, और इन्फिनिटी से पहली दूसरी में आएगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ज्यादा एनर्जी वाली सीरीज है, ठीक है। ऐसे ही पाश्चन, है ना, समझ गए। तो ये पाश्चन कब बनता है, जब कहाँ पे आए, चौथी से तीसरी में, ये सबसे कम एनर्जी है, सबसे ज्यादा कब निकलेगी, जब इन्फिनिटी से क्या है, चौथी में, समझ गया। ये तो पीछे मैंने बता भी दिया था आपको। अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। अब इसका काम कहाँ है, यूज का, इसका यूज होता है अब ये न्यूमेरिकल करने में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पर नीचे, आपको पता होगा कि भैया कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो मुझे जानकारी मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, नहीं दे रखा, मुझे वेलोसिटी रखी है, नहीं दे रखी, मुझे थर्ड ऑर्बिट की रेडियस रखी है, वो भी नहीं रखी, लेकिन मुझे एक और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, थर्ड ऑर्बिट के थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पता है, क्या होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई। एन की वैल्यू कितनी रखी है, 3, तो यहाँ पर 3 रखो, एच की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, ये डालो, यही आ गया थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जूल इसकी एसआई यूनिट हो सकती है एनर्जी के जैसे, क्योंकि भैया क्या होता है, एम वी आर, मास की क्या होती है, केजी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या होती है, मीटर, नहीं एनर्जी की गलत लगी, ये जूल, ये हो जाएगा जूल, जूल सेकेंड हो जाएगा इसका, ठीक है, जूल सेकेंड इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, आपको रेडियस की एक्सप्रेशन लिखनी है, जो हम लिख देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द, आपको स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, स्मॉलेस्ट कौन सा ऑर्बिट होता है, पहला ऑर्बिट सबसे छोटा होता है, यहाँ पर एन की वैल्यू एक रखा और उसके बाद वो रेडियस निकाल लो, ठीक है। आते हैं बात करते भैया लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी, बोर की थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे ये बोर थ्योरी है ना, वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के ऊपर ही अप्लाई होती है। दूसरा, बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस जो ऑर्बिट होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि बोर का जो मॉडल है एटॉमिक, वो प्लैनेटरी मॉडल है। प्लैनेट जिस प्रकार से रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, उसी प्रकार से बोर ने भी दिया था, इलेक्ट्रॉन प्लैनेट की तरह सन के चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। और दूसरा, इसमें ना इंटेंसिटी की बात नहीं की गई थी कि लाइमन बाल्मर आप देखोगे, स्पेक्ट्रा देखोगे ना, तो उसमें एक ही कलर की अलग अलग इंटेंसिटीज निकल रही हैं, तो वो इंटेंसिटी क्यों वेरी कर रही है, इसके बारे में भी बात नहीं की गई थी। तो चलो पढ़ देता हूं एक बारी। कह रहा दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल वो होते हैं जिनके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम आयन के भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल उसके लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। और एटम पे क्या हो गया, फेल हो गया। ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि भैया बोर ने सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों ली, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल हो सकती है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में भी हो सकता है।
अगला, ये थ्योरी, बोर की थ्योरी जो थी वो इंटेंसिटीज के बारे में नहीं बता रही थी, ठीक है। रेड कलर ज्यादा कम इंटेंस था, ब्राइट ये ज्यादा इंटेंस था, अलग अलग कलर की इंटेंसिटी अलग अलग थी, क्यों ऐसा हो रहा था, तो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है भैया। तो पिछले वाले बैच में इतना ही पढ़ाया था मैंने, आप लोग यहाँ से कॉपी करना चालू कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अब देख लीजिए आप।